आप भी हैं अगर क्लास 12th में बिहार बोर्ड से और आपको डर लग रहा है ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय से, तो हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल आसान भाषा में ज्योग्राफी पढ़ने का तरीका कि कैसे आप ज्योग्राफी को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ते हैं और कैसे आंसर को लिख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स पे बात होगी, लेकिन पहले कड़ी में आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी को कि ऑब्जेक्टिव को आप कैसे टैकल करते हैं। तो चलिए उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सारे तरीके सीखेंगे 2023 के क्वेश्चन बैंक के मार्क के माध्यम से। तो पहले थोड़ा हम पैटर्न जानते हैं, इसका क्या पैटर्न होने वाला है। तो पहला पॉइंट आपका होने वाला है कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है उसको OMR के माध्यम से आपको रंगना होता है, ठीक है। और दूसरा बात कि इसमें टोटल आपको 70 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 35 ही क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना होता है कि ये नहीं कि आप ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब दें। हाँ, फिर आपके दिमाग में होगा कि सर अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन लिख देते हैं तो फिर क्या होगा, क्या मेरा पूरा गलती हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। उससे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप ऊपर से जो है 1 2 3 4 ऐसे करके 35 क्वेश्चन आपके जो हैं चेक होंगे। बाकी नीचे अगर आपने सही भी बनाया है, नीचे का आपका सही भी है, तो वो काउंटिंग में नहीं आएगा। इसीलिए जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं तो ऊपर से पहले आप सेलेक्ट कर लें, आपको जो बनना है उसी को बनाएं, बाकी एक्स्ट्रा को छोड़ देते। ये इंपॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। इसके अलावा कुछ बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि अगर सर मेरा बीच में गलती हो जाए उसको हम काट कूट सकते हैं या नहीं सकते हैं। तो उसके लिए स्पष्ट रूप से बोर्ड जो है निर्देश देती है कि आपको जो है किसी भी तरह का व्हाइटनर या नाखून वगैरह नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, नाखून वगैरह नहीं लगाना है। देखिए जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप जो है उसमें आप ऐसे नाखून से काट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। देखिए नीले काले बॉल पेन का से ही प्रगाढ़ करें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि को OMR पत्रक पर प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कड़ी में। अपनी ये छोटी बातें जान ली, अब हम आपको आगे लेके चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे किस क्वेश्चन को किस तरीके से अगर आप कम पढ़े हैं तभी कैसे टैकल किया जा सकता है। चलिए ओके, इस करीब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका रॉड किला इस्पात संयंत्र अवस्थित है। अगर आप रॉड किला के बारे में नहीं जानते तो फिर हम कैसे बढ़ेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में जिसके बारे में अगर आप नहीं भी सुने हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आप जल्दी जल्दी से उसको समझ के आप याद कर लेंगे। अगर आपने पहले पढ़ा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़ा है तो आप वन टाइम में जल्दी से इसको पढ़ लें और आसान भाषा में समझ लें और याद कर लें। तो रॉड पिला इस्पात, जैसे इस्पात संयंत्र क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आपको फिर झूल झूल के याद करेंगे, आपको कुछ याद नहीं होने वाला है। इस्पात मतलब होता है मेनली जो आपका स्टील प्लांट होता है ना, स्टील प्लांट यानी क्या होता है, आप सिंपल भाषा में समझे कि लौह उद्योग यानी लोहा का जो उद्योग होता है वो जो है कहाँ पे है, इनमें से कौन सा जो है रौर किला, उसमें कौन सा है रौर किला, कहाँ अवस्थित है। ये उड़ीसा में है। आपको कहाँ पे है, ये उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखिए उसी चैप्टर से क्वेश्चन है आपका टाटा लोह संयंत्र कि टाटा का जो लोहा जो संयंत्र है यानी ये जो फैक्ट्री है ये कहाँ पे है। तो ये जमशेदपुर, बहुत फेमस है जमशेदपुर, जिसने आपने नाम सुना होगा जमशेदजी टाटा। ये दो जो है लोहा से संबंधित जो आपका फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री वाला क्वेश्चन से आता है क्वेश्चन। तो ये है। चलिए इसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम देखते हैं कि देखिए कि क्या कैसे है आपका। तो देखिए आपका जो है इन इम्पोर्टेंट जगहों पे है आपका। देखिए लो संयंत्र, जैसे कि ये देखिए ये उड़ीसा का नक्शा है, ठीक है, और उड़ीसा में है। आपने लोअर किला के बारे में पढ़ा। और ये है झारखंड में जमशेदपुर टाटा, वहाँ पे है लो संयंत्र। इसके अलावा और भी जगह पे जैसे ये गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। तो ये इम्पोर्टेंट जगह होता है जिसके मैप के माध्यम से आपको हमने बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है। भारत के ये क्लास 10th में भी क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी फेमस है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो ये अहमदाबाद को कहते हैं। कारण क्या है कि मैनचेस्टर जो शहर है आपको फेमस है टेक्सटाइल के लिए, यानी टेक्सटाइल यानी कपड़े उद्योग के लिए फेमस है।
सेम उसी तरह से हमारे भारत में जो अहमदाबाद है वो फेमस है किसके लिए? कपड़ा उद्योग के लिए। क्या किस फेमस है? कपड़ा उद्योग के लिए। इसीलिए काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, क्लास 10th के ही अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो चलिए इसको अभी पढ़ लेते हैं। ये मैनचेस्टर आपको फेमस है कपड़ा उद्योग के लिए। और कैसे आप याद रखेंगे? अगर आप थोड़ा सा भी इतिहास की समझ रखते हैं तो आप ऐसे याद रखें कि अहमदाबाद में गांधी जी का आश्रम है, और वहाँ से साबरमती में है, लेकिन उससे आसपास है ये, यानी ये गुजरात का शहर है। तो वहाँ पे जो है आपका खादी का, ये हमारे आज़ादी के टाइम से ही खादी का यानी कपड़ा का बहुत ज़्यादा वहाँ पे चलन रहा, इसलिए जो है मैनचेस्टर के से वो धीरे धीरे वो फेमस होता चला गया। तो ये शहर है आपका अहमदाबाद। चलिए, ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो ट्रॉम्बे औद्योगिक केंद्र, ये जो औद्योगिक केंद्र का मतलब होता है जहाँ पे जो फैक्ट्रीज वगैरह लगते हैं वो कहाँ पे है? तो ट्रॉम्बे औद्योगिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। देखिए एक चीज़ और है, अगर आपने मैप पढ़ा है शुरू से तो आप अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं, नहीं तो आप बस याद करते जैसे महाराष्ट्र जिसकी राजधानी कहाँ पे? मुंबई। अगर आपके कोई संबंधी मुंबई में रहते होंगे तो आपको वहाँ से उसको चीज़ों को याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र यानी मुंबई। ठीक। नई औद्योगिक नीति क्या है? ये नई औद्योगिक नीति क्या है? अब देखिए इसमें क्वेश्चन है कि नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो 1991 के बाद जो है नई औद्योगिक नीति की शुरुआत हुई। अगर ये देखिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है, ये नई औद्योगिक नीति क्या है, इस पर 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला, अगर नई औद्योगिक नीति क्या हुआ, 1991 की घटना है, 1991 की घटना है। क्या पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी बंद अर्थव्यवस्था थी। इस सब के बारे में अगर आप ज़्यादा नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, आप उतना टेंशन नहीं लेना। मैं सिंपल भाषा में ये बताता हूँ। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो उद्योग लगता था, यानी जो सामानों का एक जगह से दूसरे जगह जो बेचा जाता था, उसमें बहुत सारे देश जो है रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे कि आप मेरे यहाँ सामान नहीं बेच सकते हैं या आप किसी के यहाँ सामान नहीं बेच सकते। तो 1991 में ये घटना हुई जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। वहाँ के बाद जो है पूरा दुनिया एक तरह से खुल गया, आप कहीं भी जाके आप सामान बेच सकते हैं, कहीं से भी आपके यहाँ का सामान आ सकता है। तो ये सिंपल भाषा में ये समझना है कि 1991 की ये घटना है। 1991 के बाद जो है आप ये हमारे यहाँ नीति लग गई, नई औद्योगिक नीति। इसमें आप आराम से सामान को कहीं भेज सकते हैं, अपने यहाँ सामान आ सकता है। ये घटना कितनी की? 1991 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में? देखिए अब पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर नहीं पढ़े हैं आप तो मैं बताऊं कि आज़ादी के बाद सरकार ने 5-5 साल का, कितना, 5-5 साल का प्लान बनाया कि नहीं हम 5 साल में अपने देश के लिए इन चीज़ों पे बात करेंगे। उसी में कह रहा है कि किस योजना के तहत पर्वतीय क्षेत्र, यानी पर्वतीय क्षेत्र में जो पहाड़ वाला क्षेत्र होता है उसके विकास के लिए काम करें। तो ये है आपका पंचवर्षीय योजना। क्या है आपका पंचवर्षीय योजना? इसमें पर्वतीय क्षेत्र पे फोकस किया गया। चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं उसकी स्थापना 1914 में हुई। इससे पहले यही नीति आयोग जो है पंचवर्षीय योजना के तहत चलता था, उसको ख़त्म कर दिया गया, और 2014 के बाद जो है यही प्लानिंग कमीशन जो है ये 5 ईयर प्लान जो है नीति आयोग का जगह ले लिया। तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? पहले बात ये समझते हैं आप कि कोलकाता पतन किसको कहते हैं। आप कह रहे हैं पतन, तो पतन क्या होता है कि इसको बंदरगाह बोलते हैं। पतन को क्या बोलते हैं? बंदरगाह। तो ये कोलकाता मैप के माध्यम से हम समझाते हैं आपको कि ये कोलकाता पतन का क्या अर्थ है। और एक क्वेश्चन और भी है इसमें कि कौन सा भारत के पूर्वी तट पर है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, तो हम मैप के माध्यम से समझते हैं कि कोलकाता पतन किस नदी पे है। और कोलकाता पतन के बारे में दूसरा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पर, जैसे गोवा, मारमा गोवा, कांडला, पारादीप, ये दोनों क्वेश्चन हम समझते हैं मैप के माध्यम से। पतन क्या होता है? ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा आपका पतन। पतन क्या होता है कि जिसको आप पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट का मतलब होता है कि बंदरगाह, जहाँ पे दूसरे देश सामान जाएगा और वहाँ से सामान जो है समुद्र के माध्यम से आएगा, वहाँ पे सामान रुकेगा
और फिर वही सामान जो है पूरे देश में जो है अलग अलग जगहों पे भेजा जाता है। तो अलग अलग जगहों पे, जैसे कि कोलकाता में पोर्ट फेमस है, अलग अलग जगह और भी जगह पोर्ट फेमस है, लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन मेनली क्या था, 1 मिनट, आपका पतन, कोलकाता पतन किस नदी पे है। दूसरा बात है कि पूरब में कौन सा जो है आपका जो कौन सा जो है निम्नलिखित कौन सा भारत के पूर्वी तट पे है। ठीक है, तो ये दोनों जो है, जैसे कि ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें कि ये आपका जो कोलकाता में जो पोर्ट है वो नदी जो है आपका हुगली नदी, यानी कोलकाता में हुगली नदी बहती है, जो गंगा का ही भाग है हुगली नदी, वहाँ पे जो है आपका ये कोलकाता पतन है, यानी कोलकाता का जो पोर्ट है। देखो याद कैसे रखेंगे कि जब भी हम पतन की बात करते हैं तो वो किसको क्या बोलते हैं, बंदरगाह, वो हमेशा नदी के ही पास होता है, तो उसको कैसे रखेंगे, तो वहाँ पे एक सिंगल नदी कौन सी बहती है, फेमस नदी हुगली, हुगली से आपको रखना है याद, 1 मिनट, हुगली से आपको क्या याद रखना है कि कलकत्ता पतन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्वी तट पे है। देखिए पूर्वी तट, पहले ये आपको पता होना चाहिए किसको पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहते हैं भारत के, तभी इस क्वेश्चन के आप जवाब दे सकते हैं। तो ये जितने भी आप नाम देख रहे हैं ये भी पतन का ही नाम है, जैसे मुंबई, मारमागोआ, कांडला और पारादीप, तो उसको हम लोग मैप के माध्यम से जानते हैं कि कौन पूर्वी के तट पे है। ठीक है, देखिए आप जैसे आपने अभी जो भी पढ़ा उसमें अलग अलग ये सारे फेमस फेमस बंदरगाह हैं। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कांडला, मुंबई का पोर्ट, मारमागोआ, ये सारा का सारा जो है आपका इस ये सारे भाग को हम लोग पश्चिमी भाग कहते हैं और इस सारे भाग को हम लोग कहते हैं पूर्वी भाग। तो ये मैप, अगर आप मैप की समझ रखते हैं तब आपको इस क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन तब तो आप समझ के इसको याद कर लेते। मैप में क्या होता है कि जैसे आप ये इस तरह से मैप बनाते हैं, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो यही हमारा ये जो भारत का ये जो तट है वो पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। तो यही इसमें क्वेश्चन आपको कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो कौन है भारत के जो है पूर्वी तट पे है और कौन पश्चिमी तट पर, तो ये पूर्वी तट पे है, ये आपका पूर्वी तट। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा गंदा नदी कौन सा है। तो नदी पे भी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये आपको पूछा जाए कि कौन सी उत्तर भारत की नदी है, कौन सी दक्षिण भारत की नदी है, वो भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें से सबसे प्रदूषित नदी यमुना नदी है। कैसे याद रखेंगे कि यमुना नदी है, तो नदी जो है हमारा यमुना जो है दिल्ली के पास है और दिल्ली सबसे ज़्यादा, यहाँ इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर में से एक है दिल्ली, इसीलिए यमुना का पानी वहाँ काफ़ी गंदा हो गया है। क्या हो गया है, यमुना का पानी काफ़ी ही गंदा हो गया है। तो हम देखते हैं एक बार नदी का जगह आप लोकेशन देखते हैं तो आपको पता ये चलेगा कि देखिए अलग अलग नदी, ये अगर आप मैप नहीं देखे हैं तो मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि कौन सी नदी का क्या पोजीशन होता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, ये जो देख रहे हैं आप कलर, ये यमुना नदी है। इसी यमुना नदी जो है दिल्ली के कारण जो है काफ़ी जो है गंदा है। आपके कोई रिलेटिव दिल्ली में रहते होंगे तो वो आपको थोड़ा यमुना के बारे में चर्चा करते होंगे कि नहीं यमुना का नदी काफ़ी गंदा है। तो कैसे याद रखेंगे, यानी यमुना दिल्ली के पास है इसलिए यमुना सबसे ज़्यादा प्रदूषित यानी कि गंदी नदी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे बढ़ें कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। अम्ल वर्षा, चलिए कारण से पहले हम ये जान लेते हैं कि अम्ल वर्षा आखिर होता क्या है। अम्ल, पहला बात ये अम्ल वर्षा क्या होता है, तो आपने 10th में पढ़ा होगा कि वैसा वर्षा जिसमें, देखिए नाम ही से पता चला वर्षा मतलब होता है बारिश, बारिश यानी पानी, पानी जिसमें क्या हो अम्ल का अंश हो जाए। क्या हो जाए, अम्ल का अंश, यानी अब सोचेंगे आप पानी में कैसे अम्ल हो जाएगा, तो होता है वो प्रदूषण से होता है। कौन सा प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से। आप फिर खुद दिमाग लगाइए कि वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से होगा कि ध्वनि प्रदूषण से कि भूमन जमीन प्रदूषण। नहीं, वायु प्रदूषण होता क्या है, जब भी आप जैसे कोई गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी से जो धुआं जिसको हम बोलते हैं स्मोक, वो सब अगर आपके पर्यावरण में पहुंचता है तो स्पेशली जो है आपका दो गैस जो है सल्फर गैस SO2 और नाइट्रोजन NO2, ये जो दो गैस
पानी के साथ मिलके जो है आपको ये अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया है कि इतना गहरा में नहीं पूछा, अगर पूछ देगा तो अलग अलग एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है। ये तो सल्फर और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इन दोनों गैसों के कारण क्या होता है आपका जो है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा यानी पानी में आपको अम्ल मिल जाता है, यानी वो खतरनाक होता है। आपने एक क्वेश्चन और भी पढ़ा होगा इसी से संबंधित कि क्या कारण है आपका ताजमहल का कलर जो है फेड मतलब जो है कम हो रहा है। तो यही है एक कारण जो है अम्ल वर्षा के कारण, तो ताजमहल का कलर जो है रंग जो है आपका फेड माने गायब हो रहा है। नेक्स्ट, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी के लिए हुआ? देखिए, ये नमामि गंगे जो कार्यक्रम शुरू किया गया था गंगा के सफाई रखने के लिए, किसके? गंगा नदी के। जैसे कि देखिए नाम से ही पता है नमामि गंगे, तो गंगा से गंगे, तो ये गंगा नदी को स्पेशली साफ करने के लिए ये जो है रखने के लिए ये कार्यक्रम शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा। और इसमें जो है स्पेशली देखिए क्या होता था, आपको गंगा नदी में जहाँ भी पूजा स्थल है ना, तो नदी में क्या होता था, सब पूरा कचरा डाल दिया जाता था। इसीलिए आप देखे होंगे इस प्रोग्राम के बाद अलग अलग जगहों पे गंगा का घाट काफ़ी साफ हो गया। स्पेशली पटना का तो है मेरे आंखों देखा हुआ कि उसने पिछले 5-6 सालों में पूरा सारा गंगा घाट घाट हो गया है। तो आप ऐसे अगर आपके कोई देखिए इन टाइप के क्वेश्चन को क्या होता है ना, अगर आपको कोई संबंधी कैसे रहते हैं कहीं पे तो वहाँ से आप इसकी जानकारी लेंगे तो आपको याद रहेगा। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाँ, हीराकुड परियोजना, हीराकुड। अब जैसे ये हीराकुंड परियोजना के बारे में है आपका क्वेश्चन कि हीराकुड जो है आपका परियोजना वो क्या है? हीराकुड परियोजना है मतलब एक तरह से है। तो हीराकुंड, हीराकुड जो है आपको डैम यानी बांध, क्या होता है? बांध। अगर आपने पहली बार पढ़ा है तो मैं बता दूं, हीराकुड बांध है जो उड़ीसा में, हीराकुड बांध उड़ीसा में। ये बांध क्या होता है थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपसे 2 नंबर में पूछ दिया जाए मैं बताऊं, देखिए नदी का ये देखिए ये नदी है, ऐसे ऐसे नदी, नदी पे क्या होता है आपको इस तरह से दीवार के माध्यम से पानी को रोक दिया जाता है। और एक अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें जो है हम फाटक जैसे आप देखते होंगे अलग अलग नहर पे फाटक होता है या अलग अलग जगहों में, तो इस पानी को रोक के खास रास्ते से काफ़ी तेज़ी से टरबाइन पे घुमाया जाता है और इस टरबाइन के माध्यम से बिजली, पनबिजली जिसको कहते हैं, बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो बांध का मेनली उद्देश्य ये होता है। एक उद्देश्य और भी होता है, अगर पूछ दिया जाए कि बांध का और क्या काम होता है, तो एक काम ये हो गया आपका। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? देखिए पहला काम आप बिजली कर सकते हैं कि अगर 2 नंबर में आया कि बांध का क्या काम हुआ, तो बिजली उत्पन्न होता है इससे। दूसरा अगर इससे काम पूछ दिया जाए तो नहर बना के जहाँ बाढ़ आता है तो उसको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से हम जहाँ ज़रूरत हो उस जगह पे पानी को ले जा सकते हैं। तो सिंचाई में भी काम हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत काम है, लेकिन ये 2 मेन काम होता है जिसके कारण से है भारत में जो है ये बांध का परियोजना शुरू हुआ। हाँ नेक्स्ट, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? देखिए हमने आपको मैप में दिखाया था, यही बात कहा था कि कौन दक्षिण भारत की नदी है और कौन पूर्व भारत सॉरी उत्तर भारत की नदी है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए स्पेशली तो उसके लिए आप चाहे तो डायरेक्ट याद कर लें, या नहीं तो थोड़ा सा अगर आप मैप पढ़े हैं तभी इन सवालों को जवाब आप अच्छे से दे सकते हैं। तो इसमें जो है कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की नदी है। तो कैसे जानेंगे? तो हम एक काम करते हैं, तब तक हम इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं, तब थोड़ा सा आपको याद रहेगा कि कृष्णा नदी जो है आपका दक्षिण भारत की नदी है। चलिए तो ये देखिए ये 1 मिनट, ये तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट हम आपको जो है हिंदी में इसको समझा देते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ पे है मोटा मोटी। ठीक है, ठीक। जैसे जिसमें यहाँ पे ये देखिए आपका कृष्णा नदी है, ये कृष्णा नदी। और हाँ एक चीज़ आपके दिमाग में और होगा, हम कैसे जानेंगे कि उत्तर भारत है या दक्षिण भारत है? इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि जब भी हम नक्शा को देखते हैं, अगर नक्शा को आप 4 भाग में बांट दें तो ये ऊपर वाला क्षेत्र आपका उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, इस साइड पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन पूरब पश्चिम? भाई बोलेंगे हम कहाँ से शुरू करें? तो आप शुरू करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, आप बीच में यहाँ बैठ जाइए, एकदम भारत के नक्शा के बीच में बैठ जाइए और वहाँ से डिसाइड होता है इस तरह से आप लाइन यहाँ खींच दीजिए, इस तरह से यहाँ खींच दीजिए।
तो ये इससे ऊपर जो भी है ये सब क्या है, उत्तर भारत। हम किसको कह सकते हैं, उत्तर भारत। नीचे को क्या कह सकते हैं, दक्षिण भारत। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के कह सकते हैं कौन सा उत्तर भारत का नदी है, कौन सा दक्षिण भारत का नदी है। चलिए हम इसमें अब थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। जैसे कि आपको देखिए कि ये कृष्णा नदी ऐसे करके बाद ये गोदावरी नदी है, ठीक है। ये पेरियार है, कृष्णा है, गोदावरी है, तापी है। तो अलग अलग जो नदी है आपका, ये दक्षिण भारत की नदियाँ सब है, ठीक है। तो इस तरीके जैसे कावेरी है, तो ये सब दक्षिण भारत की नदी है। क्या कहेंगे, दक्षिण भारत की। अगर आपको कहा जाए कि फिर गंगा किस साइड बहती है, तो भाई आप देख लीजिए ना, गंगा कहाँ पे है, ये उत्तर में है। यमुना कहाँ पे है, उत्तर में है। ये सब इम्पोर्टेंट नदी, सोन नदी कहाँ पे है, उत्तर में है। तो ये सब क्या कर सकते हैं, उत्तर भारत की नदी है। मेनली आपको यमुना, गंगा और सोन, इसके बाद ये नाम याद रखना है। कुछ बिहार की नदियाँ हैं जो उसको भी स्पेशली आपको क्वेश्चन आता है, जैसे कि गंडक या बूढ़ी गंडक, घग्गर, इस तरह से कोसी नदी। इन 4-5 नदी का आप नाम याद रखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा, या आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बिहार से भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है आपको, भूगोल में। इसलिए इस तरह ये 5-6 नाम अगर आप याद रखते हैं तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे देखिए यमुना उत्तर भारत की नदी जो दिल्ली के आसपास है, गंगा, इसके बाद घग्गर, गंडक, यहाँ पे कोसी नहीं दिया, यहाँ पे देखिए ये कोसी है शॉर्ट में जो है, कोसी नदी। इसके अलावा सोन नदी, बेतवा, चंबल, ये सब सारा जो है उत्तर भारत की ही नदी है। लेकिन अब इसमें ऊपर वाला ये 4-5 है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए आगे हम बढ़ें, आगे क्या है। तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि दक्षिण भारत की नदी कौन है, ये तो हमने यहाँ पे बोलते नागपुर योजना संबंधित है। नागपुर योजना जो है सड़क परिवहन से है, यानी सड़क का जो है संचालन होता है उससे संबंधित है, सड़क परिवहन से। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहाँ से। तो जैसे कि आपने कभी सुना होगा NH, इसको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। उसी ही राष्ट्रीय जल मार्ग भी होता है। राजमार्ग क्या होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो रोड होता है एक जगह से दूसरे जगह, जो है राष्ट्रीय जो सड़क मेरी योजना है तो NH बोलते हैं उसको, वो एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ता है, वो भी इम्पोर्टेंट राज्यों को। ऐसे ही जो हमारा राष्ट्रीय जल मार्ग है वो जल के माध्यम से जोड़ता है एक जो है राज्य को दूसरे राज्यों से। इसमें अंतर क्या है, ये सड़क से जोड़ेगा, आप रोड से गाड़ी करके जाएंगे, इसमें कैसे जाना पड़ेगा आपको, बोट गाड़ी से। किससे, बोट से, यानी नाव से। तो ये इसको हम राष्ट्रीय जल मार्ग बोलते हैं और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। चलिए इसी में अब हम समझते हैं आपको, मैं आपके माध्यम से। तो इसमें आपको कहा गया है हल्दिया के बारे में। तो ये देखिए, ये आप इसमें नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ कि NH नेशनल वाटरवे जो है, इसको NW1 बोलते हैं। नेशनल हाईवे को NH बोलते हैं और इसको NW बोलते हैं। N से नेशनल और W से वाटरवे। तो ये है नेशनल वाटरवे जो यहाँ पे इलाहाबाद से शुरू होता है, जो यूपी में ऐसे करके यूँ आपके कहाँ पे है, बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, NW1। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, ठीक। चलिए राष्ट्रीय जल मार्ग 1 का विस्तार कहाँ से, विस्तार का मतलब होता है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक। हजारी, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन के बारे में, हजारी में कहाँ पे अवस्थित है, हजीरा अवस्थित है कहाँ पे, ये गुजरात की बात है। कोंकण रेलवे का विस्तार कौन सा है, यानी कोंकण रेलवे का अलग अलग क्षेत्र होता है। तो ये रेलवे कहाँ कहाँ क्या है, ये रेलवे गुजरात का है, कोंकण रेलवे। भारतीय रेलवे की स्थापना, देखिए यानी रेलवे पहली बार जो हमारे यहाँ कब चली, यानी कब स्थापना हुई इसको, तो 1853 की ये घटना है। भारतीय रेलवे की स्थापना कब है, 1853 में। इनसैट का संबंध है, इनसैट उपग्रह संचार, ये क्या है, इंटरनेट सैटेलाइट, इसका नाम ही क्या है, इनसैट का फुल फॉर्म इंटरनेट सैटेलाइट। तो ये उपग्रह संचार है। उपग्रह मतलब होता है कि संचार का वह माध्यम जो उपग्रह के माध्यम, ये इसमें है क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको 2 नंबर में, उपग्रह संचार क्या होता है।
उपग्रह संचार क्या होता है? तो उपग्रह संचार को समझने के लिए थोड़ा हम ये समझते हैं कि उपग्रह क्या होता है, तब आप समझ सकते हैं संचार क्या होता है। ये दो चीज़ों से मिल के बना होता है उपग्रह प्लस संचार। दोनों चीज़ों को हम समझते हैं। देखिए इसमें पहला क्या है कि होता क्या है, ये अगर आप पृथ्वी पर बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ इसके चारों ओर क्या होता है, हमारे यहाँ उपग्रह भेजा जाता है। यानी और वैसे भी वैसा पिंड जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। उसमें जैसे कि हमारा चांद एक उपग्रह है, लेकिन वो प्राकृतिक उपग्रह। यहाँ पे हम लोग कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं। कृत्रिम मतलब ऐसा जो मानव के द्वारा उसको भेजा जाता है। क्या किया जाता है, भेजा जाता है। तो उस उपग्रह को भेजने का क्या काम होता है, जब आप भेजते हैं यहाँ पे, अगर आप टेलीविज़न लगा कर आप देख रहे हैं तो ये सिग्नल जो आप पा रहे हैं या मोबाइल टेलीफोन का जो सिग्नल पाते हैं, तो उसका मेन काम यही होता है। आप सिग्नल वहाँ रिसीव करते हैं, दूसरे जगह भेजता है, फिर वापस आता है, भेजता है। तो वही इनसैट का संबंध है यही। और संचार मतलब क्या होता है, आपने दो टर्म सुना होगा, परिवहन, परिवहन और संचार। अगर नहीं पढ़ा होगा सुना होगा तो मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि परिवहन मतलब होता है जब हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं तो उसके लिए टर्म यूज होता है परिवहन। और दूसरा टर्म होता है संचार। संचार टर्म होता है जब हम अपने मैसेज को, अपने संवाद को, हेलो, इस तरह के जो संवाद को भेजते हैं, जैसे टेलीफोन, ये सब क्या होता है, संचार। परिवहन मतलब होता है सामान को भेज। तो ये जो संचार का माध्यम उपग्रह की बात कर रहे हैं, तो ये सिंपल सा क्या चीज़ है, उपग्रह संचार। तो इनसाइड क्या है, उपग्रह संचार। ऐसे आप समझेंगे तब याद रहेगा आपको। चलिए अब हम नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा पतन कौन सा है? अभी हमने कहा था ना पोर्ट, तो इसमें कह रहा है सबसे बड़ा पतन कौन सा है? ये चेन्नई का पतन है। ये जी अभी आपने हम कहा था पतन, तो पतन को एक्चुअली बंदरगाह बोलते हैं। तो वो कहाँ पे है, चेन्नई में। चेन्नई कहाँ पे है, तो चेन्नई, 1 मिनट, ये देखिए, ये जो है आपका, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका, ये चेन्नई है। देखिए ये जो है ना, ये इसीलिए आपको दिखाएगा। अगर आप पहले कभी थोड़ा बहुत आप मैप देखे होंगे तो ये सब सारा समुद्र है, इसमें नीला कलर का होता है ओरिजिनल मैप में। तो ये देख रहे हैं चेन्नई, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्या है, सबसे बड़ा बंदरगाह। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे दोबारा। तो दोबारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पतन या बंदरगाह किसको कहते हैं, चेन्नई को। पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है, भाग अलवणीय जल है। अलवणीय का संबंध क्या होता है, देखिए पृथ्वी पर कुल कितना भाग प्रतिशत अलवणीय, लवण माने नमक होता है, आप पढ़े होंगे 10th में। लवण, लवण माने होता है नमक। नमक का मतलब ये हुआ कि मेनली समुद्र का जल है, और अलवणीय मतलब जो साफ पानी है जिसमें लवण की मात्रा नहीं है, तो उसकी प्रतिशत बहुत बहुत कम है, वो 3% के ही आसपास है। बाकी पूरा का पूरा जो है आपका समुद्र का ही पानी है अपने यहाँ। इसीलिए पानी में दिक्कत होता है आपको। सोचता हूँ इतना पानी के बाद भी, तो क्योंकि हमारे यहाँ पीने योग्य पानी नहीं है, मतलब समुद्र का पानी है वो पीने योग्य नहीं होता है, वो नमकीन होता है। चलिए, निम्न में से कौन धातुत्व खनिज है? धातुत्व खनिज मतलब होता है कि खनिज बहुत तरह के होते हैं, लेकिन वैसा खनिज जिससे धातु प्राप्त किया जा सकता है उसको हम लोग धातुत्व खनिज कहेंगे। देखिए धातुत्व खनिज, तो धातु आपने 10th में पढ़ा होगा अगर, तो धातु। देखिए इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब भी आप किस क्लास को पढ़ते हैं ना, तो आपको अच्छा से पढ़ना होता है, क्योंकि कौन चीज़ कब काम आ जाए कोई नहीं जानता है। अब जैसे आप धातुत्व खनिज, खनिज क्या होता है, अगर आपने 10th में पढ़ा होगा धातु, तो आराम से दिमाग लगा सकते हैं। इनमें में से यानी इसमें से कौन सा खनिज है? खनिज मतलब होता है जो हम पृथ्वी के अंदर से जो हम निकालते हैं और उसको जो प्रयोग में लाते हैं, उससे हम कोई चीज़ निकालते हैं, उसको हम लोग खनिज बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि धातु वाला खनिज कौन सा, तो लोहा है कि मैग्नीज है कि तांबा है, इसमें तीनों का तीनों जो है धातु खनिज है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाडीला प्रसिद्ध है। ये देखिए हमने आपको वहाँ मैप में दिखाया था शुरू में, बालाडीला जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। बालाडीला वो कहाँ पे है, गुजरात में। बालाडीला जो है आपका गुजरात में है, जो फेमस किसके लिए है, लौह अयस्क के लिए। ये जो है लौह अयस्क यानी ये गुजरात का जो कुछ क्षेत्र है, वहाँ बालाडीला है, फेमस है किसके लिए आपको, लौह अयस्क। अब क्या है, 1 मिनट, गुरु महिसानी खान
किस खनिज से संबंधित है। यानी क्वेश्चन आपसे वो पूछ रहा है, ये जो खान है, खान मतलब होता है जहाँ से हम कोई चीज़ खोद के निकालते हैं उसको हम लोग खान बोलते हैं। तो ये खान जो है, ये गुरु महिसानी खान कहाँ, किस खनिज से संबंधित है, ये लो अयस्क से संबंधित है। बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उड़ीसा। ये बॉक्साइट एल्युमिनियम का और है, एल्युमिनियम जिससे एल्युमिनियम निकाला जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये है उड़ीसा में। ये कौन सा जगह है, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य है आपका। ये सारे राज्य की बात करते हैं। इसका निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये दो स्रोत होते हैं। इसको हम लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। थोड़ा इसके बारे में जान ले, क्योंकि ये 2 नंबर में या 5 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, स्पेशली अंतर का। तो थोड़ा इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे नवीकरणीय है, ऐसे ही होता है, 2 स्रोत होता है। तो आप अंतर में जब भी लिखेंगे इस तरह से लाइन दे देंगे, एक साइड आप लिखेंगे नवीकरणीय, नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय, नवीकरणीय स्रोत लिखेंगे। 2 नंबर तो आप आराम से यहाँ से इस तरह से दिमाग लगा के लिख सकते हैं कि कैसे लिखा जाए। पहला बात, नवीकरणीय, नवीकरणीय जिसको नया किया जाए, कैसे याद रखेंगे, जिसको नया किया जाए, जिसको बार बार यूज किया जाए उसको हम लोग नवीकरणीय कहते हैं। जैसे इसमें से, जैसे कि आप देख रहे हैं सौर ऊर्जा, इसमें दिया है ना उदाहरण, तो आप पहला परिभाषा ये लिखेंगे यहाँ पे कि वैसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं उसको नवीकरणीय बोलते हैं। जिसको बार बार यूज नहीं किया जा सकता है, इसमें ऐसे लिखें, उसको अनवीकरणीय कहते हैं। और यहाँ पे लिखने का तुरंत हम उदाहरण से समझाएंगे, क्या, सॉरी, उदाहरण देकर हम समझाएंगे। जैसे जैसे इसमें सूर्य, पानी, ये आपका विंड यानी हवा, पवन चक्की से जो चलता है वो, इसके बाद भूतापीय ऊर्जा, ये सब सारा क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। और नवीकरणीय में कैसे, प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है, और नवीकरणीय। तो ऐसे लिख देते हैं, आपको शर्ट से 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलपक्कम किस राज्य में है। तो सबसे पहले ये समझाते हैं आपको कलपक्कम आखिर है क्या, कलपक्कम क्या है। तो कलपक्कम पहला बात हम बता दिए तमिलनाडु में। और कलपक्कम फेमस क्यों है, ये नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। ये नाभिकीय, अगर आपने 10th में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो मैं बता दूं, नाभिकीय ऊर्जा वैसा ऊर्जा होता है जो नाभिकीय संलयन या नाभिकीय नाभिकीय विखंडन के माध्यम से जो है इस ऊर्जा प्रदान होता है, जिसको हम लोग बिजली में या अलग अलग जगहों पे यूज करते हैं। ये कलपक्कम जो है किस छात्र में किस क्षेत्र राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। ये देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट जगह दिए हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें कि ये इसमें नाम देखिए, यहाँ पे ये मद्रास में है पावर प्लांट, ठीक है। इसके बाद कर्नाटक में कायगा है, इसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर है, ये सब फेमस जगह। इसके बाद काकरापारा आपका गुजरात में। इसके अलावा इसके बाद नरौरा, इसके बाद नरौरा जो है आपका, नरौरा उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक है राजस्थान में। तो ऐसे करके आपको इम्पोर्टेंट जो है ये नाभिकीय संयंत्र है, ठीक, ओके। तो अब हम बात, हाँ, तो ये इसमें यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन जो है, नहीं कलपक्कम किस राज्य में है। तो कलपक्कम आपको हमने दिखा दिया नक्शा के जरिए, वो क्या है आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो मीटर गेज तो आपने पढ़ा होगा, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि मीटर गेज की जो होती है चौड़ाई। देखिए अब मैं थोड़ा सा इस पर बता दूं ये क्या होता है। देखिए अलग अलग जो है रेल लाइन होता है, उस हिसाब से सरकार ने बांटा है कि मीटर गेज लाइन होती है वैसा लाइन जिसको इस 2 पटरियों के बीच जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है, उसको हम लोग मीटर गेज लाइन कहते हैं। तो 1 मीटर, जैसा कि नाम से पता चला है मीटर गेज में 1 मीटर की चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसमें से कोई नहीं है 1 मीटर की, इसलिए इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO, देखिए ये इम्पोर्टेंट संस्था है पूरी दुनिया के लिए, जो पूरे दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रित करता है। उसको हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं,
जिसकी स्थापना 1995 में हुई। तो ये ऐसी संस्था होती है, अगर 2 नंबर में पूछे ये कैसी संस्था होती है, तो ऐसी संस्था होती है जो पूरे दुनिया के व्यापार, यानी व्यापार के कहने का मतलब है आयात निर्यात पे ध्यान रखती है, या ध्यान कंट्रोल करती है, या उसको नियंत्रित करती है। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, वर्ल्ड यानी WTO, इसकी स्थापना 1995 में हुई। ये 2 लाइन अगर आप लिख देते हैं तो आपको आराम से 2 नंबर मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, ये भी दो, ये इसी से संबंधित है। ये कहाँ पे है, तो जेनेवा में। क्या है मुख्यालय, कहाँ पे मुख्यालय का ये अर्थ होता है कि उसका जो मेन ऑफिस कहाँ, जैसे कोई काम होगा, जैसे आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे प्रिंसिपल का अलग अलग ऑफिस होता है, ऐसे ही जो ये संगठन है इसका, तो उसका जो है ये पूरे दुनिया का है, तो कौन से जगह पे इसका जो है मुख्यालय ऑफिस है, तो ये जेनेवा में है। एक चीज़ और मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपके किताब में मुख्यालय से क्वेश्चन आए और आपको याद नहीं रहे, तो अधिकतर टाइम वो जो है लगभग जो है 20 से 25 जगहों का मुख्यालय जेनेवा में है, और आपको याद नहीं रहे तो जेनेवा ही आप टिक कर देंगे। ठीक, चलिए अबादान उदाहरण है। अच्छा, अबादान ये जो उदाहरण, ये जगह है, तो उसमें अलग अलग पतन होते हैं, आपने पढ़ा होगा पतन का अलग अलग प्रकार होता है। तो ये पैकेट पतन है। देखिए पतन अलग अलग प्रकार, जैसे तेल पतन, सवारी पतन, नौसेना पतन। ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई पतन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा जहाँ से तेल का स्पेशली आयात निर्यात, या जहाँ पे तेल का काम होता है उसको हम लोग तेल पतन कहते हैं। जहाँ पे सवारी का जाना आना होता है, या सवारी मतलब लोगों का एक जगह से दूसरी जगह, उसको सवारी पतन बोलते हैं। नौसेना पतन, जहाँ पे स्पेशली नौसेना का काम होता है, यानी आपके भारत सरकार का जो नौसेना है उसका काम होता है, उसको हम लोग नौसेना पतन कहते हैं। ऐसे ही इसमें कहा जाता है पैकेट पतन। पैकेट पतन जो है अबादान उदाहरण है पैकेट पतन का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, नगर है सांस्कृतिक नगर। तो पहले ये तो जान ले भाई सांस्कृतिक नगर किसको कहते हैं। सांस्कृतिक नगर आखिर किस चिड़िया का नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है। देखिए सांस्कृतिक नगर मतलब ये होता है कि वैसा नगर जिसका संबंध जो है संस्कृति से। संस्कृति का क्या मतलब हुआ, धर्म से, जो स्पेशली इसका संबंध हुआ धर्म से, कि हमारे जो पुरानिक धर्म है वो उस मामले में, या पूजा पाठ के, ऐसे सिंपल याद रखेंगे आपको कि वैसा जगह जो पूजा पाठ के माध्यम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें से कौन सा जगह है। तो उनमें से जो है आपने सुना होगा मक्का मदीना, तो ये मक्का फेमस जगह है कहाँ के लिए, जो मुस्लिमों का फेमस है। जेरूसलम फेमस है आपको ईसा मसीह के लिए। वाराणसी क्यों फेमस है, वाराणसी अपने यूपी सॉरी हाँ यूपी में वाराणसी है, फेमस है। तो ये सारे के सारे जो है एक सांस्कृतिक जगह, कैसा जगह है, सांस्कृतिक जगह। तो ऐसे याद रखेंगे, मतलब आप सिंपल भाषा में ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पूजा पाठ करने वाला जगह जो ऐतिहासिक महत्व हो तो उसको हम लोग सांस्कृतिक जगह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। तो ये बस्ती वाला से क्वेश्चन है कि सड़क के सहारे जो है आपको रेखीय प्रतिरूप की बस्ती मिलेगी, मतलब कि सड़क के किनारे किनारे जो बस्तियां होती है, इसलिए कि ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। इस सड़क के जो है किनारे किस तरह से रेखीय, इस तरह से आपको मिलेगा। इसके बाद लिखा है मेगलापोलिस का अर्थ होता है मेगलोपोलिस, ये विशाल नगर के लिए शब्द का प्रयोग हो जाता है मेगलोपोलिस। निम्न से कौन खनन नगर नहीं है। तो खनन नगर मतलब क्या होता है कि जहाँ से आपको खाद्य मैंने खनन पाया जाता है, जहाँ से कुछ खोद के आपको लोहा या अलग अलग तरह के जो है खनिज पाया जाता है, उसको हम लोग खनन नगर कहते हैं। खनन माने खूनने वाला, खून के कुछ निकालते हैं, खून के निकाल के कुछ बनाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैसे याद रखेंगे, खनन नगर। तो खनन नगर में झारिया भी फेमस है, रानीगंज भी, खेतरी भी, सब खान इम्पोर्टेंट खान है। लेकिन पटना में कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए खनन नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरेनी है क्या। सिंगरेनी एक खनन नगर है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है। चलिए रबी और खरीफ ये 2 इम्पोर्टेंट फसल है। इसके अलावा जैद भी होता है। हमारे यहाँ जो है जो मौसम में जो फसल उगाया जाता है वो 3 तरह के फसल है। इसमें आपका रबी है पहला,
रबी फसल, इसे क्वेश्चन भी आता है। दूसरा खरीफ फसल, और तीसरा जायद फसल। क्या होता है? जायद फसल। तो इसमें तीनों का आपके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना पड़ेगा कि आपको अगर याद नहीं रहे तो सिंपल से याद। आपने गाँवों में अलग जगह सुना होगा कि रबी मेरा खराब हो गया, रबी रबी। तो वैसे फसल जो ठंड मौसम में उगाए जाते हैं उसको हम लोग मेनली रबी फसल कहते हैं। वैसे फसल जैसे कि आपका गेहूँ, चना, मटर, ये सब उदाहरण है रबी फसल का। तो अगर 2 नंबर में पूछ दिया जाए तो सिंपल सा वैसा फसल जो ठंड में उगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। ठीक है। और इसमें इसके अलावा कि खरीफ फसल क्या होता है कि वैसा फसल जो गर्मी में उगाया जाता है, जैसे धान का फसल। इन फसलों को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं, सॉरी खरीफ फसल कहते हैं। और इन दोनों के मध्य जो उगाया है उसको हम लोग जायद कहते हैं। इसमें यही क्वेश्चन था कि आपका रबी फसल कौन सा है? तो रबी फसल, और हाँ उसकी बुआई के हिसाब से हम लोग देखें तो इसका बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है। ठीक है, इसमें शायद गलती ठीक है। और आपका खरीफ का फसल का जून जुलाई में होता है, गर्मी के समय में उसकी बुआई होती है। गेहूँ फसल उदाहरण है। देखिए आ गया क्वेश्चन, उदाहरण से भी इसे क्वेश्चन आता है कि गेहूँ फसल क्या है? तो गेहूँ एक रबी फसल है, खरीफ नहीं, ये तो गर्मी में होता है, जायद भी नहीं होगा। गेहूँ कैसा फसल है? रबी फसल है। चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य क्या है? एक मिनट। चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य, देखिए उत्पादन में अग्रणीय मतलब होता है सबसे आगे। देखिए अगर आपका हिंदी कमज़ोर है तो फिर तब भी आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, आप समझने के बाद भी आपको तो वहाँ कहेगा नहीं अग्रणीय मतलब आगे होता है, आगे होता है। इसलिए आपको जो है थोड़ी हिंदी पे भी काम करना ज़रूरी है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूँ, आप थोड़ा याद कर लेंगे चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है ना कि ऐसे आपको आजकल ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन रहता है कि ये नहीं लिखा हुआ है कि चावल उत्पादन में सबसे आगे राज्य, ये अग्रणीय राज्य। तो अग्रणीय का आपको अर्थ समझना होगा कि सबसे आगे क्या होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल, इसका मतलब हुआ सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। कपास उत्पादन, जैसे फिर पूछा कपास में उत्पादन में अग्रणीय राज्य मैंने सबसे ज़्यादा कपास कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है। आपको हम एक चीज़ और बताए थे अभी शुरू में, अहमदाबाद फेमस था आपको टेक्सटाइल यानी कपड़ा के उद्योग के लिए। तो ऐसे ही याद रखेंगे गुजरात में सबसे ज़्यादा आपको क्या होता है? कपास, जिसको कॉटन बोलते हैं। आप लोग बहुत फेमस सुने होंगे, कॉटन वाला कपड़ा पहनते हैं गर्मी में, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कपास। तो कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य सबसे ज़्यादा कौन है? गुजरात में। निम्न में से कौन टैनिन पाया जाता है? किस में? टैनिन। तो टैनिन जो है नामक जो तत्व होता है वो चाय में पाया जाता है, टैनिन। ठीक। भारत का जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ये 1921 की घटना है जो भारतीय इतिहास में महाविभाजक वर्ष का बारे में माना जाता है। इसमें कहा जाता है कि एक ऐसा साल जिसमें पहली बार जनसंख्या घट गया था, और उसी के बाद से जो है 1921 के समय को महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना गया। परिसंचरण की धमनियाँ निम्नलिखित है। अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के, अगर आपको सीधा सीधा पूछा जाए तो आप तो जवाब सट से दे देंगे। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन इसका अर्थ समझना पड़ेगा। परिसंचरण की धमनियाँ निम्नलिखित में से कौन सा है? परिसंचरण का क्या मतलब हुआ कि जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या कोई सामान को हम भेजने के लिए, जैसे धमनियाँ और सीरा, आपने 10th में पढ़ा होगा सीरा और धमनियाँ। तो ये खून का, हमारे हृदय में खून का ले जाने और आने और ले जाने का काम करता है। तो ऐसे ही कह रहा है कि कोई सामान को हमको एक जगह से ले जाना होगा या जाना होगा, उसको हम लोग परिसंचरण कहते हैं। इसमें से कौन काम करता है ले जाने का? तो सड़क भी करता है, रेलवे भी करता है, जल मार्ग भी करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए, मानव भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये स्पेशली ये भूगोल से क्वेश्चन है जो पहले के चैप्टर से, इसमें भूगोल का प्रकार में बांटा गया है। तो इसमें आपको सीधा सीधा नाम याद रखना पड़ेगा। क्या है? रेड जेल। इसका मात्रा, इसमें क्या है कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है भौतिक भूगोल से। ये भूगोल के परिभाषा से है इस तरह का क्वेश्चन। चलिए, अब क्या है कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? आपने पढ़ा होगा इसको कई बार कि भारत का दूसरा स्थान है, यानी सबसे पहला जनसंख्या चीन में है और दूसरा जनसंख्या क्या है? भारत में। हालांकि देखिए अब नया रिपोर्ट आया है वर्ल्ड का, जिसमें कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है? भारत का।
लेकिन वह भारत सरकार के अभी तक दस्तावेज में नहीं आया है, डॉक्यूमेंट में। इसीलिए हम लोग अभी भी क्या याद रखेंगे, भारत का दूसरा स्थान है किसमें, जनसंख्या में। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, प्रवासी मतलब होता है जो क्या है ना, कहीं रहने वाले, जैसे ये आप यहाँ रह रहे हैं, उठ के आप चल गए दूसरे जगह पे, अब यानी बिहार से चल गए आप दूसरे राज्य में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसके लिए क्या शब्द यूज होता है, उसके लिए उत्प्रवासी, क्या शब्द यूज होता है, उत्प्रवासी। इसको विश्व में जनसंख्या में कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करते हैं। अब ये भाई एशिया क्या है कि विश्व में तो ये 60% भाग, ये हम समझाते हैं एशिया। देखिए आप जब मैप को, नक्शा को पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ इसमें। वैसे आप अगर नहीं पढ़ें आप नक्शा तो थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं फिर भी आप समझाऊँ आपको थोड़ा सा इसमें कि नक्शा का क्या है संबंध। देखिए होता यूँ है कि पूरे विश्व को, यानी पूरे दुनिया को हम लोग क्या करते हैं, 7 महादेश में बांटते हैं। किसमें, 7 महादेश में। तो उसी में एक सबसे बड़ा महादेश है एशिया। जैसा कि इसमें अगर आप वर्ल्ड मैप देखे होंगे तो ये जो भाग है आपका एशिया का, और ये जो भाग है यूरोप का, ये भाग है यूरोप का, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे है आपका अंटार्कटिका। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पूरे दुनिया को टोटल 7 महादेशों में बांटा गया है। उसमें एशिया के बारे में पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, तो एशिया में। और ये भी मैं बता दूं कि एशिया में सबसे बड़ा महादेश एशिया ही है, तो स्वाभाविक बात है सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे खचाखच भरे होंगे। दूसरा बात, एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, वो रूस है। तो वो भी एक तरह से वो दोनों देश में पड़ता है, लेकिन नाम इसमें एशिया में ही आता है। वैसे एशिया, रूस इतना बड़ा है कि एशिया यूरोप दोनों में आता है, लेकिन अगर कुछ पूछ दिए तो किस में आता है, मेनली कहेंगे एशिया में, क्योंकि उसका बड़ा क्षेत्र क्या आता है, एशिया में आता है। चलिए हमने इसको जान लिया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे प्रतिशत एशिया में पम्पास कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पम्पास। तो उसमें उसी मैप के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि पम्पास आखिर होता क्या है, और ये पम्पास किस चिड़िया का नाम है, और पम्पास है कहाँ पे। ओ सॉरी 1 मिनट। देखिए तो पम्पास, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आप हरा हरा सारा देख रहे हैं ये सारे घास का मैदान। तो पम्पास क्या है, घास का मैदान है। तो आप पूछेंगे भाई घास का मैदान है तो इतनी खासियत क्या है इसमें, तो है खासियत। जो घास का, ये छोटा छोटा घास का मैदान नहीं है, ये बहुत बड़ा घास का मैदान है। ये कई हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। वहाँ पे जो पूरा का पूरा वहाँ पे परिस्थिति बदल जाता है। लोग वहाँ पे पशुपालन की स्थिति बदल जाती है, इसीलिए ये इतना फेमस है। तो उसमें हम लोग कुछ फेमस जो है आपके जो घास के मैदान के बारे में जानेंगे। तो ये पम्पास है, ये पम्पास है। तो ये आपको यही क्वेश्चन आया था कि जो है ये पम्पास कहाँ पे है, तो दक्षिण अमेरिका में। तो और भी हम थोड़ा 1 2 नाम और जान लें, तो यही आपको पम्पास यानी घास की जो मैदान है वो कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका। अब हाँ, अब पूछेंगे भाई ये कहाँ है, कैसे हम जाने कि दक्षिण अमेरिका है। तो इसीलिए न कहते हैं बाबू आपको मैपवा पढ़ना पड़ता है। मैपवा नहीं पढ़ें तो आपको दिक्कत होगा, आप सीधा रट्टा मारते जाएंगे कि पम्पास वहाँ पे है, पम्पास वहाँ पे है, पम्पास झूल झूल के याद करेंगे कि पम्पास दक्षिण अमेरिका में है। तो देखिए उसके लिए हम थोड़ा सा आपको समझा दें। अभी हमने आपको तुरंत लगे हाथ समझाया था, ये सब महादेश है, ये सब क्या है, महादेश है। इसमें देखिए क्या है कि ये वाला एशिया वाला भाग है, ये वाला यूरोप वाला भाग है, ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण में है दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है, और नीचे में है अंटार्कटिका। उसका कोई यहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। टोटल 7 महादेश है। तो ये जो पम्पास है, ये जो है ये है दक्षिणी अमेरिका, इसीलिए ये दक्षिणी अमेरिका में है, ऐसे याद रखेंगे। दूसरा बात कि दूसरा ये सवाना है, सवाना अफ्रीका में है। ठीक है, बाद डॉन्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा स्टेपीज कहाँ पे है, तो ये है आपको एशिया में है। इसके अलावा ये प्रेरी कहाँ है, तो उत्तरी अमेरिका में है। तो ये 3 4 नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट, जैसे प्रेरीज आपका, पम्पास उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका,
स्टेपीज आपका एशिया, इसके अलावा वेल्ड वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, इसके अलावा जो है आपको सवाना वो भी अफ्रीका, इसके अलावा डॉन्स जो है ऑस्ट्रेलिया। तो ये इम्पोर्टेंट नाम है जो क्वेश्चन उससे किसी न किसी सेट में आपको मिल जाएगा। आगे हम फिर पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा मैप के माध्यम से जानकारी दे दिया है। चलिए, तो पंपास का मामला ख़त्म। चलिए लगे हाथ और पढ़ लेते हैं। अब क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्गिंघम क्या है। तो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। ये ब्रिटेन में, ये जगह पूछ रहा है कि बर्गिंघम जगह कहाँ पे है। तो ये ब्रिटेन में है। ब्रिटेन कहाँ पे है? इंग्लैंड में, जो यूरोप का एक शहर है, जो आपने सुना होगा काफ़ी, इंग्लैंड भारत पर राज किया, इंग्लैंड भारत पर राज किया। तो वो यूरोप का एक शहर है ब्रिटेन। इसके अलावा देखिए कि कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो भाई आपने अगर पढ़ा होगा तो मैं बता दूं कि लोहा जो होता है वो अपने आप में इतना मजबूत नहीं होता है, या उसमें मजबूत नहीं, सॉरी, इसमें चमक कम होता है, जिसके कारण से आप क्या करते हैं, मैग्नीज और क्रोमियम का थोड़ा सा अंश मिला देते हैं, तो ये बन जाता है आपका स्टील, यानी इस्पात स्टील। वो एकदम चमकदार भी होता है, टिकाऊ भी होता है, कि उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसलिए उसमें क्या मिलाते हैं, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर हम लोग सोना नहीं इस्पात बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस्पात। सोना कैसे बनेगा? सोना तो अलग चीज़ होता है, अवरक भी नहीं होता है, चांदी भी नहीं होता है। तो हम क्या बनाते हैं? इस्पात। निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाएं हैं? आपने पढ़ा होगा कि प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, आपको जाके पढ़ना चाहिए या आपको जाकर रिवाइज करना चाहिए। फिर भी मेरा दायित्व है, मैं लगे हाथ आपको सट से थोड़ा सा रिवाइज करा दूँ। तो प्राथमिक क्रियाएं हैं, द्वितीय क्रियाएं क्या है। तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ काम है उसको टोटल 4 भाग में मोटा मोटी, कहीं कहीं मोटा मोटी तो 3 ही भाग है इम्पोर्टेंट, उसमें से 1 2 3 4, लेकिन कहीं कहीं पे 4, कहीं कहीं पे 5 भाग मिलता है। उसमें जो पहला भाग है आपको, उसको प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं मतलब जो हम लोग काम करते हैं, हम समझा देता हूँ सिंपल भाषा में। जैसे कि कोई आदमी आगे जाके, जैसे आप पढ़ेंगे तो कुछ काम करेंगे ना, तो उसको हमारे अर्थव्यवस्था ने, हमारे सरकार ने टोटल मोटा मोटी 3 भाग कर सकते हैं, फिर 4 भाग और 5 भाग, कहीं कहीं 4 भाग, कहीं पे 5 भाग, लेकिन आपको आपके बुक में टोटल 4 भाग दिया हुआ है, तो 4 भाग पहले पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें प्राथमिक क्रियाएं आती हैं, पहला काम। तो प्राथमिक क्रियाएं भाई किसको कहेंगे? आपको किस चिड़िया का नाम है प्राथमिक क्रियाएं? तो हम आपको बताते हैं, टेंशन काहे ले रहे हैं, कि वैसा क्रियाएं, जैसा वैसा मतलब वैसा क्रिया या वैसा काम जिसका प्रकृति से सीधा सीधा संबंध है, उसको हम लोग प्राथमिक क्रियाएं कहेंगे। जैसे कि खेती करेंगे हम लोग, तो कहेंगे हम लोग कौन सा काम कर रहे हैं? तो प्राथमिक क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, या मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, ऐसे इसका ट्रिक क्या याद रखें, वैसा काम जिसका संबंध प्रकृति से सीधा सीधा है, प्रकृति से सीधा सीधा, उसको हम लोग प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। तो हम ऐसे याद रखेंगे प्राकृतिक क्रियाएं क्या होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका द्वितीय क्रियाएं फिर किसको कहते हैं। तो द्वितीय क्रियाएं वो क्रियाएं होती है कि जो हम पहली क्रियाएं से, जैसे कि यहाँ से हमने गेहूँ लाया और यहाँ से हम बिस्किट अगर हम इसको बना देंगे, क्या कर देंगे, बिस्किट अगर हम बना देंगे और फिर उसको बेचेंगे, तो ये द्वितीय क्रियाएं हुई। यानी उसको परिष्कृत करके जब हम कुछ नया बनाते हैं तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाएं कह देते हैं। क्या कह देते हैं? द्वितीय क्रियाएं। तो उसमें क्या आता है, मेनली फैक्ट्री आता है। क्या होता है? फैक्ट्री से जो सामान हम लोग विनिर्माण भी कहते हैं उसको, तो ये द्वितीय क्रिया है। तृतीय क्रिया में सेवाएं आता है। सेवाएं जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम, ऑनलाइन माध्यम से या मेरा क्लासेस चलते हैं उस माध्यम से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तृतीय क्रियाएं। जो किसी को सेवा दे देते हैं, काम करते हैं, हेल्प करते हैं, लेबर किसी तरह का मदद करते हैं, उसको हम लोग सेवाएं कहते हैं। और फोर्थ कैटेगरी का जो है, सेवाओं में जो विशिष्ट टाइप का सेवा है, माने सेवा में भी स्पेशल टाइप का सेवा है, जिसको कहते हैं बड़ा क्लस्टर है तू, तो वही नेता, क्लस्टर, डीएम, वो सब क्या आता है? चौथे टाइप के सेवा में ही एडवांस लेवल पर, जैसे डॉक्टर का जिसका काफ़ी महत्व है, उस तरह के सेवाओं को हम लोग चतुर्थ क्रिया कहते हैं। आपने हमें लगे हाथ आपको पूरा का पूरा डिवाइड करा दिया। आप नहीं भी पढ़े हैं ना, 5-6 वीडियो मेरा इस तरह से देख लेंगे, ज्योग्राफी पे आएगा, आपको आराम से 2 नंबर तक का क्वेश्चन बता देंगे हम आपको। चलिए कच्चा तेल, ये बता दिए, कच्चा लोहा में हम
तृतीय का लाल कॉलर क्या है? तो प्राथमिक क्रियाएं वाले जो काम करते हैं उसके लिए हम लोग शब्द क्या यूज करते हैं? लाल कॉलर। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 1893 में जो है पहली रेलगाड़ी चली थी। विश्व का सघनतम रेल यात्रा, सघनतम मतलब होता है सबसे ज़्यादा रेलवे कहाँ खचाखच रेलवे रेलवे कहाँ भरा हुआ है? तो दक्षिण अमेरिका में खूब रेलवे ही रेलवे रेलवे ही रेलवे खूब रेलवे भरा हुआ है। तो कौन सा जगह है? दक्षिण अमेरिका। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ लें कि विश्व में सघनतम रेलवे कहाँ पाता है? विश्व में प्रथम नगरीय बस्ती कौन सा है? अब ये नगरीय बस्ती क्या, तो सबसे पहले कौन सा जगह है जहाँ पे जो है पूरे दुनिया में नगर बसाया गया एक तरह से? तो वो लंदन है। लंदन इसलिए क्योंकि लंदन के पास बहुत पैसा होता था, अलग अलग जगहों पर राज करता था, ऐसे दिमाग याद रखेंगे, इसलिए नगर में पहला नगर वहाँ पे बना हुआ था। बिग इंच संबंधित है। बिग इंच क्या पे है? पाइपलाइन से संबंधित है। बिग भारत का सबसे कम साक्षरता राज्य, साक्षर राज्य मतलब होता है जहाँ पे पढ़ा लिखा कम है, पढ़ा लिखा कम है। तो आपको बता दें सबसे कम पढ़ा लिखा अपन बिहारे हैं, सबसे बिहार बकलौले बिहार है। इतना इम्पोर्टेंट आदमी सब हुआ बिहार में, तब वो सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ पे है? बिहार में। निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? आप देखिए जनसंख्या घनत्व अगर 2 नंबर पर क्वेश्चन पूछ दे लगे हाथ कि जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, तो भाई घनत्व मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना घना है। तो हम बता दें आपको कि जनसंख्या घनत्व मतलब होता है किसी खास एरिया में कितने लोग रह रहे हैं प्रति जो है आपको प्रति वर्ग किलोमीटर में, उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। यानी क्या इसका मतलब होता है कि किसी खास क्षेत्र में, जैसे ये आपका ज़मीन है 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर इधर से 1 किलोमीटर इधर से, इसमें कितना लोग खचाखच भरा हुआ है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व है। तो हम क्या कहेंगे? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे कम लोग कहाँ पे भरा हुआ है? सबसे कम लोग मतलब एक एरिया में कहाँ पे लोग भरा, वहाँ जंगल उंगल है, तो ये सिक्किम जगह है, वहाँ पे क्या है? पूरा जंगले जंगल है, तो आदमी वहाँ पे कम है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? क्या कहेंगे? सिक्किम में। चलिए ऐसे पढ़ना होता है हम लोगों को, तब जाके थोड़ी चीज़ें समझ में आती है। भारत में अच्छा निम्न में राज्यों में भारत में जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर कितना है? हाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो हम लोग खाली बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पर साल कितना आदमी बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत? तो 1.64% पर साल, यानी 100 में, प्रति 100 में एक, अब 1.5 बच्चा मतलब 1.6 बच्चा, 1.5 बच्चा आपको पर साल जो है अपने भारत में जुड़ता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2019 से भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? पुरुष प्रवास का क्या कारण है? शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी। ये पुरुष प्रवास ये होता है कि भारत में मेनली जो है आपको जो पुरुष है, पुरुष वर्ग जो है एक जगह से दूसरे जगह क्यों जा रहा है, ये है क्वेश्चन। प्रवास तो कोई स्वाभाविक बात है, पढ़ने के लिए जाएगा, रोजगार के लिए जाएगा, व्यवसाय के लिए जाएगा, इन सभी कारण। फिर आपका सवाल होगा क्या महिला का भी नहीं है? देखिए महिला का भी है, लेकिन महिला जो है हमारे यहाँ, जैसा कि एक सामाजिक धारणा है, महिलाओं को जो है बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। ये जो है बेचारी को घर में बंद करके रखा जाता है, तो डर से बहुत लोग भेजते नहीं। इसलिए क्वेश्चन है कि पुरुष, जैसे हमारे यहाँ आज भी गांव में कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, महिला तो कमाने के लिए नहीं जाती, वो तो गाँव में रहती है। तो इसी में कह रहा है कि पुरुष प्रवास का कारण क्या है? ये जो पुरुष जो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो मेनली किसके लिए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, इनमें से सभी कारण के लिए जो है पुरुष। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? माने कितने परसेंट लोग को भारत में पढ़े लिखे हैं? तो भारत में अगर आप नाम लिख लेते हैं, किताब पढ़ लेते हैं, तो आप समझेंगे पढ़ा लिखा है। तो 74% लोग भारत में पढ़ा लिखा है। 2011 में जो जनगणना हुआ उसका विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु का मतलब ये हुआ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या क्या करता है लोग, कैसे मानेंगे कि लोग विकसित हुआ? तो संसाधनों तक पहुँच, कि हर आदमी को हर चीज़, जैसे रोटी कपड़ा मकान खाने वाने बिजली उजली सब मिले, तो हम लोग क्या कहेंगे? विकास हुआ। स्वस्थ है तब हम कहेंगे विकास है। हॉस्पिटल का सुविधा है, डॉक्टर मिलता है, तो हम कहेंगे विकास हुआ। शिक्षा मिल रहा है, सस्ता शिक्षा मिल रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? विकास हुआ। तो इन सारों बिंदुओं पर हम कह सकते हैं कि वो विकसित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो स्वाभाविक बात है, एशिया सबसे बड़ा है, तो यहाँ जनसंख्या वृद्धि भी तेजी से हो रहा है। चलिए निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक लिंगानुपात सर्वाधिक है?
तो लिंगानुपात का संबंध ही, लिंगानुपात का क्या अर्थ हुआ कि सबसे ज़्यादा, लिंगानुपात कहने का मतलब हुआ कि कौन सी जगह पे सबसे ज़्यादा जो है पर पुरुष पे जो है आपको महिला ज़्यादा है, उसको हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। लिंगानुपात मतलब क्या हुआ, लिंग का अनुपात मतलब क्या, फीमेल का रेशियो अपॉन मेल का रेशियो क्या होता है, जब हम लोग कि पर 1000 में कितना महिलाएं हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, तो ये लैटविया में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, मतलब सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक पुरुष पे महिला ज़्यादा है। ठीक, मानव, अच्छा इसमें एक छूट गया है, इसको मानव विकास सूचकांक होते हैं। मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, इसको इंग्लिश में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। इसका विकास यानी कौन ये दिया है, ये इसके बारे में अभी ज़्यादा नहीं समझ सकते, बस आप नाम डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक, निम्न में से कौन प्राथमिक क्रिया से संबंधित, अभी हमने आपको बताया था, कृषि, वानिकी, आखेट, आखेट मतलब उसे शिकारी करना होता है, कृषि माने कृषि होता है, ये सब इसका सबका संबंध किससे है, प्राथमिक क्रियाएं से। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। अच्छा देखिए, अगर आप पढ़े होंगे रोपण फसल है तभी दिमाग लगा सकते हैं कि रोपण फसल, तो आप सोचेंगे रोपनी वाला फसल, चावल दाल, ऐसा नहीं। रोपण फसल का ये उदाहरण होता है कि वैसा फसल जिसको आप पौधा बना के कहीं जाके आप कमर्शियली लगाते हैं, जैसे पौधा तैयार कर लिए लगा दिए, उसको हम लोग रोपण फसल कहते हैं। तो रोपण फसल में मेनली जो है आपका कॉफ़ी, गन्ना, चाय, रबड़, ये सब रोपण फसल आता है, उसमें गेहूँ कोई रोपण फसल नहीं है। ठीक, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित, पशुचारण यानी पशु को चराना, पशुचारण मतलब क्या, पशु को चराना, तो इसको हम लोग पशुचारण बोलते हैं, इसको हम लोग प्राथमिक क्रियाकलाप कह देते हैं। किससे संबंधित है, प्राथमिक क्रियाकलाप से। तो ये रहा आपका टोटल 1 घंटे का वीडियो, जिसमें हमने आपको ज्योग्राफी को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, नेक्स्ट आपका किसी दूसरे सब्जेक्ट से संबंधित, जिसमें हम आपको ऐसे ही सिंपल तरीके से ऑब्जेक्टिव जो है याद करना, पढ़ना सिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ और वीडियो आएगा जिसमें हम फाइनल टच में आपको बता देंगे कि 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको आप ज़रूर से दूसरे दोस्तों में भेज दीजिए और सटासट आप जो है याद कर लीजिए। 1-2 वीडियो हम और लाएंगे ऑब्जेक्टिव का, जिससे आपको याद हो जाएगा। अभी का लास्ट टाइम में आपका मन हुलहुला हो रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं करूँ तो करूँ क्या, कि मुश्किल से आपको 10-15 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको सिंपल कि इस 10-15 दिन में जो है आपको दिमाग शांत करके, इस 10-15 दिन में आपको दिमाग शांत करके क्या करना होता है, उन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको 1 मिनट में लगे हाथ बता दो। पहला बात, आप जो है एक्स्ट्रा ज़्यादा नहीं पढ़ें, जो पढ़ें आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो पहला बात, चाहे अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बैंक लगाते हैं तो कम से कम आप 5 साल, अगर आप बहुत कमज़ोर हैं या आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आप सारा का सारा क्वेश्चन बना जाइए। या अगर आप मॉडल सेट, अगर आपके यहाँ अगर मॉडल सेट मिल रहा है, मॉडल सेट आप पूछेंगे मॉडल सेट क्या होता है, तो बिहार बोर्ड निकालता है मॉडल सेट, जो अलग अलग मार्केट में भी मिलता है, आपके यहाँ लोकल मार्केट में मिल जाएगा। तो वो आप कम से कम, उसमें 5 का सेट आता है, तो वो आप लगा लीजिए। अगर ये आप लगा लेते हैं, निश्चित रूप से आपको 80% तक मार्क आपको आ सकता है, और उसके सारे ऑब्जेक्टिव को आप समझ समझ के याद कर लीजिए, तो बिल्कुल आपको आराम से आएंगे। ठीक है, बाकी हम एक फाइनल टच में 1-2 वीडियो लाने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आंसर को लिखा जा सकता है। हालांकि अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आंसर लिखने का पैटर्न आपको समझा दें, ताकि जो है आप अच्छे आंसर कैसे लिखें, तो कम तैयारी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए। चलिए ओके, ठीक है, तो हम कल मिलते हैं या परसों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।